नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। एक चिट्ठी लिखी गई है। 117 लोगों ने एक सुर में एक बात कही है। इसमें कुछ खास भारतीय चेहरे भी और पाकिस्तानी भी है। कहा गया कि भारत पाकिस्तान के बीच फिर से वार्ता होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आतंक परस्त पाकिस्तान से वार्ता के हिमायती ये शांति दूत कौन है? पहलगाम आतंकी हमले के 1 साल बाद उन्होंने पाकिस्तान की फितरत में ऐसा कौन सा बदलाव देख लिया कि चिट्ठी लिख दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को? अचानक ट्रैक टू डिप्लोमेसी का रिकॉर्ड कैसे बचने लगा? पूरी खबर है क्या और चिट्ठी में क्या मांग की गई है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। हमने ये लेटर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर को लिखा है कि जिस पाकिस्तान के लिए बातचीत के लिए पत्र लिखा गया है, उस पाकिस्तान की गारंटी कौन लेगा? पहलगाम की ठीक बात, आप क्रिकेट खेल रहे हैं दुबई में, क्या हाथ नहीं मिलाएंगे? मतलब ये पाखंड है कि नहीं? भारत ने तय कर दिया है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। बात उनकी बस इतनी सी है कि दुश्मन से फासला क्यों है। कुछ बेचैन सियासी चेहरे हैं जो मचल के कहते हैं, आओ फिर राब्ता कर लें। हर हिंदुस्तानी को याद है पहलगाम में कैसे धर्म पूछकर हिंदुओं का कत्ल उनके बच्चों और परिवार के सामने पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कर दिया था। हर पाकिस्तानी को याद है कि कैसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पहले आतंकियों को, फिर आतंक परस्त पाकिस्तानी आर्मी को धुना। और दुनिया को याद है कि भारत के सिंधु के जल रोकने के बाद कैसे पाकिस्तान यूएन में गिड़गिड़ाता फिरा। लेकिन लगता है कुछ चेहरे भूल गए। तो क्या यह सही है कि सियासी चेहरों के दिल और याददाश्त दोनों बहुत छोटे होते हैं? क्योंकि देश के भीतर कुछ सियासी चेहरों ने भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत को बहाल करने को लेकर एक चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को लिखी है। वैसे तो इस पत्र में 11 मांगे हैं, लेकिन जो सबसे अहम है वो ये कि दोनों देशों के बीच संवाद दोबारा शुरू हो, जम्मू कश्मीर समेत सभी विवादित मुद्दों पर बातचीत हो, सीमा पर सैन्य तनाव कम हो, दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़े और भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंध बेहतर हो। अब आप सोचिए जरा, जिस मुल्क की संस्कृति ही इस्लामिक आतंकवाद हो और शैक्षणिक व्यवस्था ही इस्लामिक कट्टरपंथ से चलती रही हो, उससे भारत संबंध बेहतर बनाकर हासिल भी क्या करेगा? आतंकवाद ही तो। फिलहाल तो पाकिस्तान के साथ भारत की वार्ता के लिए बेचैन हो रहे मीर वाइस उमर फारूक की ये दलील सुनिए। आतंकवाद और पाकिस्तान दोनों को लेकर कथित शांति दूतों का रुख नया नहीं है। आतंकवाद को इग्नोर कर पाकिस्तान से वार्ता करने की मजबूरी इतनी क्यों है? पिछले दिनों ये खबर भी मीडिया में तेजी से फैली थी कि कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडलों ने ट्रैक 2 वार्ता की थी, जिसमें बीजेपी नेता राम माधव, सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एम नरवणे और पूर्व भारतीय राजनयिक रुचि घनश्याम शामिल हुए थे। पीएम मोदी को पाकिस्तान से वार्ता करने की चिट्ठी लिखने वाले नेता इसी लाइन से अपने कदम को जस्टिफाई करने में लगे। पहलगाम की ठीक बात, आप क्रिकेट खेल रहे हैं दुबई में, क्या हाथ नहीं मिलाएंगे? मतलब ये पाखंड है कि नहीं? इस तरह के पाखंड से बचने का एकमात्र उपाय है कि आप एक तरफ आप ट्रैक टू डिप्लोमेसी में लगे हुए हैं, राम माधव जी का नाम आ रहा है, अभी कभी आकर के हल्का डिनायल होता है। 3 महीने से अगर मैं आरएसएस के टॉप लीडरशिप के बयानों को पढूं तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि किसके इशारे पे ये चीजें हो रही हैं। वैसे मीडिया में चल रहे ट्रैक टू डिप्लोमेसी के दावे वाली खबर को बीजेपी नेता राम माधव ने खारिज कर दिया था। उन्होंने इसे बेमतलब की गलत बात कहा था।
इधर ट्रैक टू डिप्लोमेसी की खबरों को लेकर कुछ सियासी चेहरे देश के भीतर बेसाख्ता भड़क भी गए थे और हमको बोलते ये पाकिस्तानी है, ये जिहादी है, ये बांग्लादेशी है। तो ये राम माधव जाकर पाकिस्तान से ट्रैक टू डिप्लोमेसी कैसा कर रहे हैं आरएसएस के? वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में भारत के 26 लोगों को गोली मार दी थी, वो पाकिस्तान जिसकी सपोर्ट पर दिल्ली में लाल किले पर सुसाइड बॉम्ब के जरिए 50 लोगों की मौत हुई, जिसमें हिंदू मुसलमान मारे गए। बोलो बीजेपी वालों, बोलो भारत के प्रधानमंत्री कैसे राम माधव जाकर बात कर रहे हैं। हालांकि कोलंबो में पाकिस्तान के साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी की खबरों को लेकर विदेश मंत्रालय ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ किया जा चुका है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ ऐसी किसी भी तरह की वार्ता नहीं चल रही है। Yeah, I've seen the reports. I'm aware of them. And what I would say is that firstly, look, dozens of these kinds of events take place in dozens of places around the world on a whole variety of subjects. So as far as the government of India is concerned, there is no official participation, no official support or involvement in these visits. मतलब भारत का रुख क्रिस्टल क्लियर है कि पाकिस्तान से वार्ता वाला चैप्टर कहीं नहीं खुल रहा। अब जरा समझ लें कि आखिर ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होती है। दरअसल इसमें गैर सरकारी लोग होते हैं, जिसमें विद्वान, पूर्व राजनयिक, जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं। ये एक मंच पर या किसी कार्यक्रम में बैठकर दोनों देशों के बीच अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते हैं। अब लौट आइए इस पत्र पर जो पीएम मोदी को लिखा गया है और जो पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए भी है। इस पत्र में भारत पाकिस्तान के बीच वार्ता करने की मांग करने वालों में 117 हस्तियों के नाम हैं, जिसमें पूर्व अधिकारी, सामाजिक और राजनीतिक चेहरे शामिल हैं। जैसे भारत की ओर से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और आरजेडी सांसद मनोज झा। इसके साथ ही पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं। कुल मिलाकर 117 लोगों में से 61 हिंदुस्तान के हैं और 56 पाकिस्तानी हैं। मुझे खुशी है कि जो आरएसएस के बहुत सीनियर लीडरशिप है, जिसमें हसबोले हैं, जिसमें मोहन भागवत जी हैं और भी कई लीडरों ने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, लोगों की आवाजावी होनी चाहिए, आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होना चाहिए। बिल्कुल जो वाजपेयी जी का था कि आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं, मुझे लगता है उस चीज़ को एंडोर्समेंट मिल रही है। तो आज हमने ये लेटर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर को लिखा है। अब सवाल ये है कि इन कथित शांति दूतों में पाकिस्तान से वार्ता करने को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है? क्या पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने आतंकियों से तौबा कर ली, आतंकवाद की फैक्ट्री बंद कर दी, या मुनीर और उसकी आतंकी ब्रिगेड ने कोई गारंटी इन शांति दूतों को दे दी? कि जिस पाकिस्तान के लिए बातचीत के लिए पत्र लिखा गया है, उस पाकिस्तान की गारंटी कौन लेगा कि पाकिस्तान दुस्साहस नहीं करेगा? क्योंकि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार की कोई वहां सुनवाई नहीं है, चुनी हुई सरकार का पाकिस्तान में कोई वजूद नहीं है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में हुआ आतंकी हमला मजहबी नफरत और जहरीले कट्टरपंथ की एक मिसाल है, जिसमें 26 हिंदुओं का कत्ल उनके धर्म को पूछकर किया गया था। यह मुनीर की उस हिंदू हेट थ्योरी से गढ़ा गया आतंकी ऑपरेशन था जो पाकिस्तानी मदरसों और आतंकी कैंप्स में पढ़ाई जाती रही है। लेकिन पाकिस्तान को दो तरफा जवाब मिल चुका है, भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में और कूटनीतिक रास्ते से भी सिंधु के जल को रोककर। भारत ने तय कर दिया है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि आतंकिस्तान की तरफ जाने वाले सिंधु के रुके पानी ने कुछ लोगों को बेचैन कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर आतंकवाद को महज एक आम घटना भर बता देने की कोई चाल है?
जिन्होंने वार्ता के लिए चिट्ठी लिखी, उन्हें यह भी तो देश को बताना चाहिए था कि बीते 1 साल में पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया कि कथित शांति दूतों का भरोसा बहाल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस लगातार आरोपियों के घर पर छापेमारी कर रही है। अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर योग केंद्र में राम राज्य कोष का QR कोड लगा बक्सा बरामद हुआ। बाकी आरोपियों के घर से और क्या कुछ मिला है? इस बीच 26 जून को आरोपियों के घर में मारी गई छापेमारी के दौरान मिले रुपयों की डिटेल भी सामने आ चुकी है। पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो रही है। जो समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी को 2 करोड़ का बता रही थी, अब 20,000 करोड़ की चोरी का आरोप लगा रही है। स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी को। तो क्या राम मंदिर में चढ़ावे की हेराफेरी 20,000 करोड़ रुपए की है? क्या चढ़ावा चोरों ने राम मंदिर को 20,000 करोड़ का चपत लगा दिया? ये नया दावा समाजवादी पार्टी का है। इससे पहले समाजवादी पार्टी 200 करोड़ की लूट का दावा कर रही थी। इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये SIT जांच में सामने आई। SIT जांच की समय सीमा बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है। इस बीच पूछताछ में आरोपियों ने चढ़ावा चोरी का गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और अनुकल्प मिश्रा के घरों पर आज भी छापेमारी की। इस वक्त हमारी मौजूदगी 8 लोगों में से जो सबसे मुख्य नाम है वो अनुकल्प मिश्रा है, उनके गांव पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर पुलिस ने बाकायदे छापेमारी की है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि ये देखिए पुलिस की जो टीम है वो अनुकल्प मिश्रा के गांव यानी इनायत नगर के पास ये गांव है, बसावा गांव बोला जाता है, यहाँ पर पहुंची हुई है और अनुकल्प मिश्रा के परिजनों से बाकायदे पूछताछ की जा रही है। अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर योग केंद्र में राम राज्य कोष का QR कोड लगा बक्सा बरामद हुआ। इस पर ये साफ तौर पे लिखा है राम राज कोष और इस बक्से को देखिए जरा, यहाँ पर बाकायदे इस बक्से के ऊपर भगवान राम की एक फोटो लगी है और इसके साथ साथ एक QR कोड भी दिया गया है। अब सवाल इस बात का है कि ये बक्सा कहां से यहां पर आया है? क्या इसका इस्तेमाल अविनाश शुक्ला करता था? क्या इस QR के जरिए वो लोगों से पैसे लेता था? इसकी क्या हकीकत है, इसी बात की तफ्तीश करेंगे हम आज। और सबसे पहले देखिए ये जो QR है इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्कैन होता है या नहीं होता। देखिए ये स्कैन हो गया, राम राज कोष के नाम से ये बाकायदे ये जो QR है जो बक्से पे दिया गया है ये स्कैन हो जाता है। अब इसमें हम कुछ पैसे डालते हैं, क्या वो पैसे यहाँ जाते हैं या नहीं जाते हैं? मसलन 11 रुपये हम इसमें डाल रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ये देखिए ये जो ट्रांजैक्शन है ये फेल्ड हो जा रहा है। अविनाश शुक्ला इसी योग केंद्र में पिछले 1.5 साल से अपने भाई के साथ रह रहा था। पिछले दिनों इसी योग केंद्र से जांच के दौरान एक दूसरे बक्से से लाखों रुपए की बरामदगी हुई थी। बाकी आरोपियों को लेकर भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सवालों का घेरा अब सिर्फ आरोपी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। सवाल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से है, स्थायी सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा से है, सवाल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज से भी है, जो चढ़ावा चोरी का सवाल सामने आते ही सवाल भी पूरा नहीं होने दिए, मीडिया के माइकों को हटाने का इशारा कर दिया। एक राम मंदिर का मुद्दा करोड़ों लोगों की आस्था का। गोविंद गिरी सवाल पूछने से मीडिया को रोक रहे हैं। चंपत राय भी खुलकर नहीं बोल रहे। हालांकि चंपत राय और अनिल मिश्रा इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट का कामकाज अब भी देख रहे हैं? इस सवाल का जवाब है हाँ। इस बात का खुलासा किया है राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने। अभी तो उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, इस्तीफा दे दिया क्योंकि तमाम तरह तरह की लोग बातें कर रहे थे। मतलब अभी भी वो काम देख रहे हैं। अब इस्तीफा दिया लेकिन स्वीकार तो हुआ नहीं। जब ट्रस्ट की बैठक हो
और उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाए और उनके दायित्व को किसी और को सौंपा जाए, तभी तो कोई काम देखेगा। तब तक वो मतलब अनिल जी और चंपत जी अपना काम करते हैं। अपना काम कर रहे हैं। ट्रस्ट की बैठक होगी, शायद होने वाली है, उनको दायित्व से मुक्त कर देंगे, छोड़ देंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बीच पुलिस ने चंपत राय से कई सवाल पूछे। पुलिस ने दान और चढ़ावे की जानकारी से लेकर ट्रस्ट के कामकाज को लेकर चंपत राय से सवाल पूछे। पुलिस ने चढ़ावा को लेकर अनिल मिश्रा और गोपाल राय की भूमिका पर सवाल खड़े किए। अब पुलिस की रडार पर गोपाल राव और अनिल मिश्रा हैं। अभी तक जांच में ये खुलासा हुआ कि ट्रस्ट में अनिल मिश्रा की पैरवी पर कई कर्मचारी रखे गए थे। सूत्रों की माने तो एसआईटी अपनी शुरुआती तफ्तीश में उन कर्मचारियों के रोल की भी जांच कर चुकी है जो चढ़ावे की गिनती के काम में लगे थे। एसआईटी ने उन कड़ियों को भी जोड़ने की कोशिश की है कि इन कर्मचारियों का ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी तरह का रिश्ता तो नहीं है। जांच में सामने आया कि चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों में शामिल लवकुश मिश्रा की सिफारिश ट्रस्ट कर्मचारी अनुकल्प मिश्रा ने की थी। लवकुश मिश्रा अनुकल्प मिश्रा के साले बताए जा रहे हैं, जबकि अनुकल्प मिश्रा का रिश्ता ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा के परिवार से भी जोड़ा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसी रिश्तेदारी की कड़ी ने चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जो एक दूसरे को अच्छी तरह जानता था। आरोप है कि इसी नेटवर्क का फायदा उठाकर चढ़ावे को छिपाने और बाहर निकालने का खेल चलता रहा। इस बीच 26 जून को हुई छापेमारी लिस्ट का पेपर सामने आया है। आरोपियों के घर से मिले पैसों की बरामदगी का खुलासा हुआ है। 8 में से 7 आरोपियों के घर से रिकवरी हुई है। छापेमारी में लवकुश मिश्रा के घर से 14 लाख, अनुकल्प के घर से 16 लाख, मनीष यादव के घर से 2 लाख बरामद हुए हैं। बरामदगी लिस्ट में $1100 का जिक्र है। इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी का काशी कनेक्शन सामने आया है। सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से रिक्रूट 22 कर्मचारियों में से 6 को गिरफ्तार किया गया है। ये कर्मचारी हाउसकीपिंग के लिए भेजे गए थे। हालांकि सिक्योरिटी फर्म के मालिक का कहना है कि उन्होंने स्टेट बैंक को कर्मचारी दिए। इस प्रकरण से उनका कोई लेना देना नहीं। जो मैटर राम मंदिर में चल रहा है, हमसे उस प्रकरण में कोई मतलब नहीं है। हमने जो हमारे जो भी हाउसकीपिंग जो बंदे थे वो स्टेट बैंक को दिया गया था। अब है स्टेट बैंक ने उनको कहाँ लगाया, वो स्टेट बैंक। कितने लोग को रिकमेंड किया गया था यहाँ से, कितने लोगों की? अब ये इस समय सब जुडिस मैटर है, इसमें भी बोलना ठीक नहीं। खुलासा ये भी हुआ कि अनिल मिश्रा ने अपने बेटे के लिए अयोध्या में मंदिर के पास ही एक दुकान भी ली थी। अब वो दुकान बंद है। अनिल मिश्रा चूंकि खुद राम मंदिर ट्रस्ट में ट्रस्टी थे, तो ऐसे में उन्हें अंदाजा था कि अयोध्या किस पैमाने पर विकास करेगा और राम मंदिर के आसपास की जगहों की कितनी वैल्यू है। इसीलिए अपने बेटे के नाम एक दुकान यहां पर आवंटित कराई थी। श्री राम भोग नाम से ये दुकान यहां पर आवंटित कराई गई थी। हालांकि बीते 1 हफ्ते से जब से ये विवाद सामने आया है, तब से दुकान बंद है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। पुलिस टीम ने आज अनुकल्प मिश्रा के इनायत नगर स्थित पैतृक गांव बसावा में छापेमारी की। ये अनुकल्प मिश्रा का गांव है और इस गांव के बाहर उसने देखिए ये शानदार एक फार्म हाउस तैयार किया था। कहा यह जा रहा है कि कुछ महीने पहले ही इस लैंड की परचेजिंग की गई थी और यहाँ पर बाकायदे फार्म हाउस का निर्माण कराया जा रहा था। यहाँ पर अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये कंस्ट्रक्शन है। हालांकि अभी ये टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसको एक आलीशान तरीके से बनाने की पूरी योजना बताई जा रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर कुछ गाय बंधी हुई हैं और कहा यह जा रहा है कि 30 अप्रैल को जो राम कथा हुई थी वो इसी फार्म हाउस में हुई थी और इस राम कथा में बाकायदे चंपत राय के साथ साथ गोपाल राव जो हैं वो भी शामिल हुए थे। और हम सिर्फ गांव में रहते हैं, यही स्थान है, इसी में 24 घंटा आप गाँव में रहते हैं। आप यही रहते हैं जी। और वो कब आता था यहाँ पर? वहाँ यहाँ कभी कदार आ गया नहीं तो नहीं आता है। वो उसके बाद नहीं रहता, पढ़ाई कर रहा था, ये जानते हैं। चढ़ावा चोरी की जांच जारी है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को राम बनाम बीजेपी की लड़ाई बनाने की कोशिश में है। बीजेपी विरोधी पार्टियों में खुद को सबसे बड़ा राम भक्त साबित करने की होड़ लगी है। यूँ तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है। चंपत राय को सबसे पहले अरेस्ट करो,
अनिल मिश्रा को अरेस्ट करो, गोपाल राय को अरेस्ट करो, जिसने वहाँ जमीनें खरीद कर ट्रस्ट को बेचा है वो अयोध्या के एक्स मेयर को अरेस्ट करो। ये छोटी मछली को आपने अरेस्ट किया है। राम मंदिर को लूटा है ये लोगों ने, ये सबसे बड़ा रामद्रोह है। श्री राम मंदिर बनने के बाद से देश के नंबर 2 गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राम मंदिर में एक बार भी श्री राम के चरणों में अपना मत्था टेकने के लिए नहीं गए। सीएम योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर लगातार पलटवार कर रहे हैं। योगी साफ कह रहे हैं कि हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। अब पूरी नजर एसआईटी की जांच पर टिकी है। सवाल है क्या आने वाले वक्त में चढ़ावा चोरी केस में बड़ी मछलियों पर भी एक्शन होगा। सवाल ये भी है क्या विपक्षी नेताओं की उमड़ी राम भक्ति सचमुच में आस्था है या फिर मौका देखकर हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश। अयोध्या से मनीष यादव और आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। बड़ी खबर मिल रही है, विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल जो है वो बढ़ाया गया है। सरकार ने कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। विक्रम मिस्री के कार्यकाल को सरकार ने 1 साल के लिए और बढ़ाया है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का 53वां जन्मदिन है। इस मौके पर यूपी के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को पोस्टर में भगवान कृष्ण की तरह दिखाया है। पोस्टर में अखिलेश यादव हाथ में संविधान लिए हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दावा है कि राम मंदिर में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाकर अखिलेश यादव भगवान श्री कृष्ण की तरह धर्म और न्याय का रास्ता दिखा रहे हैं। भगवान कृष्ण के रूप में श्री अखिलेश यादव जी हैं और वो संविधान को लिए हुए हैं, संविधान को वो मान रहे हैं। भगवान कृष्ण सही रास्ता सही दिखाते थे, सही रास्ते पे चलने का कार्य करते थे। उसी रास्ते पे भगवान हमारे लिए जो भगवान जो देश के लिए श्री कृष्ण के साथ श्री अखिलेश यादव जी हैं। क्यों? ये राम मंदिर का मुद्दा जो चोरी हो रहा है, लोग चोरी कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये अगर आवाज उठा रहे हैं। खास बात यह भी है कि अखिलेश का ये पोस्टर ऐसे वक्त सामने आया है जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश यादव को श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर घेर रहे हैं। योगी अखिलेश यादव से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलने से परहेज क्यों है। आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए। लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं। इस बीच जन्मदिन के दिन अखिलेश यादव को करारा झटका भी लगा है। समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने विधानसभा में मुख्य सचेतक यानी चीफ विप के पद से इस्तीफा दे दिया है। कमाल अख्तर मुरादाबाद की कांठ सीट से विधायक है और पिछले दिनों पीडीए पंचायत कार्यक्रम में सांसद रुचिवीरा को न बुलाने से सुर्खियों में आए थे। नाराज रुचिवीरा ने इसकी शिकायत अखिलेश यादव से की थी और अब माना यह जा रहा है कि रुचिवीरा की नाराजगी की वजह से कमाल अख्तर का इस्तीफा हुआ है। लेकिन इस इस्तीफे ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या फिर 2027 से पहले पार्टी के भीतर चल रही अनबन अब खुलकर सामने आ गई? अपने नेता अखिलेश यादव जी के हर आदेश का पालन करता हूं। मेरे नेता अखिलेश जी का ये निर्देश था कि अब आगे इस पद पे मुझे काम नहीं करना है, तो मैंने उस जिम्मेदारी को निर्वाह किया और आगे जो भी मेरे लिए निर्देश होगा मैं उसका पालन करता हूं और करता रहूं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग रुचिवीरा के साथ बताइए कि वो खत्म हो गई? अरे नहीं, देखिए जहां तक कोई किसी तरह से उसको जोड़े, घर परिवार में ये चीजें चलती रहती है, इस तरह का कोई मामला नहीं है।
वहीं कमाल अख्तर के इस्तीफे को लेकर ओवैसी की पार्टी ने अखिलेश पर हमला बोला है। एआईएमआईएम ने एक बार फिर मुस्लिम वोट बैंक वाला कार्ड खेला है और दावा किया है कि सांसद रुचि वीरा के दबाव में कमाल अख्तर को चीफ विप से हटाया गया है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज करते हुए मुसलमानों को पॉलिटिकली अनटचेबल बनाने का षड्यंत्र रच रही है। जो मुसलमान नेता उनकी पार्टी में भी हैं, समय समय पर उनको भी जलील किया जाता है, अपमानित किया जाता है। अखिलेश यादव जी ने दबाव देकर बहुत ही अपमानित करते हुए कमाल अख्तर जी को मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा देने को मजबूर किया, रुचि वीरा के दबाव में, जो अभी कुछ दिन पहले दूसरे दल में थी और जो 50% से ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य वाली मुरादाबाद लोकसभा से जीत करके आई है। अगली खबर का रुख करते हैं। नमाज बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। पाकिस्तान के मामले में ये कहावत बिल्कुल ही सटीक बैठती है। ईरान और अमेरिका की रंजिश के बीच पाकिस्तान ने शांति दूत बनने का ढोंग किया तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को लगा कि राष्ट्रपति ट्रंप खुश होकर उन्हें डॉलर देंगे, पाकिस्तान की गुर्बत दूर कर देंगे। लेकिन महीने भर ही पाकिस्तान का ये ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। लिहाजा पाकिस्तान के सुर अब बदल चुके हैं। पाकिस्तानियों की जुबान अब पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती की शान में कशीदे पड़ रही है। वजह क्या है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। जहर उगलने वाले पाकिस्तानियों के सुर बदल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती की तारीफें कर रहे हैं। पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों को लानत मलानत भेज रहे हैं। लाहौर से कराची तक के करामाती ऐसा ही कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान शांति दूत का ढोंग कर आसिम मुनीर ने पाकिस्तानियों को डॉलर का बैग लेकर चांद पर बिरयानी खिलाने के ख्वाब दिखाए थे और वो अब खाक हो चुके हैं। पाकिस्तानी पीएम नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती की दाद यूं ही नहीं दे रहे हैं। असल में पड़ोस के मुल्क को अमेरिका ने एक बार फिर 140 करोड़ के हिंदुस्तानियों की काबिलियत और ताकत बता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल दिसंबर में अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने इस बात की जानकारी दी। हालांकि भारत की ओर से अभी तक इस दौरे की कोई पुष्टि नहीं की गई है। अमेरिका में दिसंबर के महीने में G20 समिट होनी है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के जाने की संभावना है। यह बात अलग है कि इसे लेकर अब तक प्रधानमंत्री का कोई आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। लेकिन भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से स्वागत करने के लिए उत्सुक है और यह दौरा दिसंबर में हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 10 से ज्यादा बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। पिछली बार फरवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका गए थे और अब फिर जा सकते हैं। यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील जल्द फाइनल हो सकती है। भारत और अमेरिका के बीच लंबे वक्त से ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है। सवाल यह है कि डील होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ही सुन लीजिए। Very close. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader. राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी को फरिश्ता बताया और तभी से पाकिस्तानियों को अपनी औकात समझ में आ गई। वैसे अमेरिका की खुशामद करने में शहबाज एंड मुनीर कंपनी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। पिछले साल जून में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मुनीर को व्हाइट हाउस में डिनर पर बुलाया और पिछले साल सितंबर में तो मुनीर और शहबाज पाकिस्तान को गिरवी रखने पिटारा लेकर व्हाइट हाउस पहुंच गए थे, जिसमें रेयर अर्थ मटेरियल और पत्थरों के कुछ सैंपल शामिल थे, जिसे मुनीर ने अपने हाथों से ट्रंप को दिया था। रेयर अर्थ मटेरियल के बहाने शरीफ एंड कंपनी पाकिस्तान को ट्रंप के हाथों गिरवी रखकर तिजोरी भरने का ख्वाब देख रही थी।
अमेरिका और ईरान के बीच डील होने के 2 हफ्ते बाद ही पाकिस्तान को अपनी हैसियत पता चल चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि पाकिस्तान का पाप जानकर भी ट्रंप और मुनीर को व्हाइट हाउस क्यों बुलाते रहे हैं? इसका जवाब ऐसे समझिए। पाकिस्तान को व्हाइट हाउस के अंदर पहुंचाने वाली लॉबिंग फर्म का नाम लिंडन स्ट्रैटेजीज है और इसके प्रमुख स्टीफन फेन हैं। लिंडन स्ट्रैटेजीज इंटरनेशनल पॉलिटिकल कंसल्टिंग और कम्युनिकेशन के लिए मानी जाती है। ये लॉबिंग फर्म अक्सर बेशतर विवादों और हाई प्रोफाइल राजनीतिक मामलों के कारण चर्चा में रहती है। स्टीफन पेन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने को कहा और शहबाज शरीफ ने ऐसा ही किया। इसी तारीफ के बाद ट्रंप पाकिस्तान के गुण गाने लगे। कई बार पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों के सरगना आसिम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल तक बता दिया। हकीकत में अमेरिका के लिए पाकिस्तान की हैसियत कितनी है, यह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं। जरा गौर से सुनिएगा। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की हैसियत इतनी ही है और यह बात पाकिस्तान का एक तबका अच्छे तरीके से समझता है। लब्बो-लुआब यही है कि अमेरिका यह बात जान चुका है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों से दोस्ती का मतलब दहशतगर्दों के सरगनाओं से दोस्ती है। वैसे भी ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान की हैसियत तंबू लगाने वाले से ज्यादा नहीं थी। पाकिस्तानी जान चुके हैं कि शहबाज शरीफ और मुनीर चाहे जितनी खुशामद कर लें, जितना तामझाम कर लें, आतंकी मुल्क पर किसी को भरोसा नहीं है। और तो और अमेरिका और ईरान की चापलूसी के लिए पाकिस्तान ने जो करोड़ों रुपए खर्च किए हैं वो भी खैरात में मिलने से रहे। रही बात भारत की, तो हिंदुस्तान की ताकत और काबिलियत अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अच्छे से जानती है और ये बात पाकिस्तान का एक तबका भी अच्छी तरीके से समझता है। पाकिस्तानियों का ये परमानेंट मातम है। फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों का नया अध्याय लिखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील फाइनल होने वाली है। पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल की शुरुआत में भारत आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।